नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मिशन 2024 का बजट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन 2022 पूरा हो चुका है। सियासत के तमाम मिथक तोड़कर बीजेपी लगातार दूसरी बार यूपी में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई है और अब उसकी तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की है। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और नवगठित योगी सरकार का भी पूरा फोकस इसी पर है। योगी सरकार जल्द ही अपना नया बजट पेश करने जा रही है और माना जा रहा है कि इसमें इन्हीं तैयारियों की छाप नजर आएगी। कैसी हो सकती है योगी सरकार की ये तैयारी और इससे बीजेपी को कितना फायदा और विपक्ष इसका मुकाबला कैसे करेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब पूरा का पूरा फोकस जो है 2024 लोकसभा चुनाव पर है। 2022 तो निकल गया, अब बजट भी आना है। बजट में किन चीजों को रखा जाए, कैसे 2024 को भी साधना है, तो तमाम तरह की तैयारियां होंगी जो बहुत प्लानिंग के तहत होंगी, बहुत स्ट्रैटेजी होगी कि कैसे चीजों को सामने रखना है और फिर उसको हम साध पाएंगे। दूसरी चीज ये भी है कि जो विपक्ष है, देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ है। तो विपक्ष इसको कैसे फेस करेगा, कैसे मुकाबला लोकसभा के लिए कर पाएगा, विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या सोचा है उन्होंने, क्योंकि जब बजट आएगा तब भी बहुत सी चीजें निकलेंगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए करण कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। करण कुमार मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे ही करना चाहती हूं। अब 2024 की तैयारी, बजट के लिए भी निश्चित तौर पर बजट आना है और उसकी भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। कैसे 2024 को साधेंगे, क्या तैयारियां हैं, बजट को लेके क्या प्लानिंग्स हैं और किस तरीके से उसके लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें, लोकसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से होकर के जाती हैं। जहां उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस आशा के साथ 2024 की तैयारी में है कि इस बार 75 प्लस सीटें उत्तर प्रदेश से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिले। और देखिए, रही बात ये कि तैयारी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, 5 साल तक जिस प्रकार से उन्होंने पूर्ण बहुमत की, बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार जिस प्रकार से जनता की उम्मीदों को ध्यान में रख करके उन्होंने चलाई, और उसका ये परिणाम हुआ कि 30-35 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से कभी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में दोबारा अगर किसी की सरकार आई तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो ये मिथक भी टूटे हैं कि पार्टियां उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं करती हैं, या जो नोएडा जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। तो देखिए, जो व्यक्ति काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, बिल्कुल जनता उसको सिर माथे बैठाएगी। तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया और जनता ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में हमको दिया है, तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का आप देखिए, जो पहला बजट आना है, दूसरे कार्यकाल का पहला बजट, उसमें चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के साथ साथ हमारा जो मैनिफेस्टो था या हमारा जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए भी तमाम सारी चीजों के लिए बजट लोकेट होगा। उसमें चाहे किसानों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था हो, और चाहे मुफ्त राशन की जो भी घोषणा की है कि मुफ्त राशन का जो समय है उसको, समय सीमा को बढ़ाया जाएगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से उसकी घोषणा की है, तो ऐसे में उसके लिए भी बजट लोकेट किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य जो कई सारी योजनाएं हैं, वो चाहे 2 सिलेंडर वर्ष में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों को फ्री देना है, जो लोग उज्ज्वला सिलेंडर जिनके पास में है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी, और नए मेट्रो का प्रोजेक्ट जिन जिन जिलों में बनना है उसके लिए भी। तो देखिए, जो डेवलपमेंट करेगा, काम करेगा और जनता की जो जरूरतें हैं उसको जो भी ध्यान में रखेगा और उसके अनुसार जो काम करेगा, बिल्कुल जनता उसको सराहेगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या थी इसके पहले, जब 2017 में हमारी सरकार बनी, उसके पहले। लेकिन 2017 में सरकार बनने के बाद में तमाम सारा निवेश भी उत्तर प्रदेश में होता है, और निवेश क्यों होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो एक माहौल चाहिए कंपनियों को, वो माहौल देने का भी हम काम करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे भी हमने काम किया।
जिससे कि गांव देहात का जो व्यक्ति है वो शहरों की तरफ रोजगार के लिए ना भागे, बल्कि उसको वहीं की वहीं जिले में ही रोजगार मिले। और बहुत सारे जिलों के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी मांग है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया था। आज उन सारी चीजों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि जो ग्रामीण स्तर में लोग हैं वो ग्रामीण स्तर पे रह करके उनको रोजगार मिले और काम मिले। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट कैसा हो, चिकित्सा सुविधा कैसे बेहतर हो, इन सारी चीजों पे अगर हम काम करेंगे, और काम हम लगातार कर ही रहे हैं, तो बिल्कुल जिस प्रकार से जनता ने हमको दोबारा उत्तर प्रदेश सरकार बनाने का मौका दिया, ऐसे ही जनता केंद्र में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी सीटें हमको जिता करके जनता भेजेगी। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व मंत्री आर्य उस्मानी जी जुड़ गए हैं। आर्य उस्मानी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अगला सवाल भी मैं आप ही से लूंगी। जिस तरीके से अब 2022 तो पूरा हुआ, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है 2024 की, उससे पहले बजट भी आना है। सत्ता पक्ष की जो तैयारियां हैं, जो उनको करना है, जैसा कि अभी केसी जैन जी भी कह रहे थे, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे प्लान करेंगे। जो विपक्ष है उन्होंने 2024 के लिए क्या सोच रखा है, उसके पहले बजट भी आएगा, तो क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की है? राखी वर्मा जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने हमको फोन किया था, मैंने उनको मना किया था कि मैं समाजवादी पार्टी मैंने छोड़ दी है, मैं अच्छा, समाजवादी पार्टी का नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक कल्याण परिषद का। इसको संशोधित कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है हाँ, आर्य उस्मानी जी, ठीक है। मेरे पास जो पॉइंट आया वो मैंने बोला, बट ठीक है, मैं इसको करवा लेती हूँ, इसको संशोधित कर लीजिए, और फोटो पे भी अगर समाजवादी पार्टी लिख के आ रहा हो तो उसको हटा दीजिए वहाँ से। ठीक है, ठीक है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है उसने जो है अपने क्रियाकलापों से, अपने जो उसने चुनाव में, इस विधानसभा के चुनाव में जो गतिविधियां की हैं, उसकी वजह से वो सत्ता से बाहर हो गई। क्योंकि जो लोग समाजवादी पार्टी में 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से काम कर रहे थे, उन लोगों को निगलेक्ट किया गया इन चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लोग जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, और बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे उत्तर प्रदेश के नेता जो थे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उन नेताओं की अनदेखी की जो 10 साल से 5 साल से अपनी अपनी विधानसभाओं को तैयार कर रहे थे। उनके बड़े पैमाने पे टिकट काटे, और जो भारतीय जनता पार्टी से कल आए थे, जो बहुजन समाज पार्टी से कल आए थे, उनको टिकट दिया, और उसका इस विधानसभा के चुनाव में उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। अब इन चुनावों में चूंकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए कि इनके इस पार्टी के कौन से लोग सलाहकार हैं, जो इनको 2014 में जब इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो वही लोग इनको सलाह दे रहे थे, और लोकसभा के चुनाव में इनको भारी पराजय का सामना करना पड़ा था। 2014 में तुम हार गए, 2017 में तुम बुरी तरीके से हार गए, 2019 में फिर तुम बुरी तरीके से हार गए, और वही सलाहकार आपके जो है नवरत्न जो है वही आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, और 22 भी आप उन्हीं सलाहकारों के चक्कर में हार गए। वो सलाहकार जो थे इनके, वो अपने अपने जिलों में अपने अपने विरोधियों को पार्टी में ठिकाने लगा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। बड़े पैमाने से पश्चिम से लगातार पूर्व तक जो कद्दावर नेता थे समाजवादी पार्टी के, उनको टिकट काटे गए। मुरादाबाद में हाजी इकराम कुरैशी जो सिटिंग एमएलए थे सदर सीट पे, उनका टिकट काटा गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। वहां पे और कई लोगों के टिकट काटे गए। हम एक आधा एग्जाम्पल आपको देंगे। बरेली में तौकीर रजा इनकी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनको निग्लेक्ट कर दिया गया, वो कांग्रेस में चले गए, इनका बरेली साफ हो गया। बदायूं में आबिद रजा इनके विधायक और मंत्री हुआ करते थे, उनका टिकट काट दिया गया, आधा बदायूं साफ हो गया। पीलीभीत में हाजी रियाज अहमद साहब 4-5 बार जीते थे और कैबिनेट मंत्री थे इनकी सरकार में, उनकी डेथ हो गई कोरोना में, उनके बेटे का टिकट काट दिया, पूरा पीलीभीत साफ हो गया। लखीमपुर में हाजी डॉक्टर आर्य उस्मानी इनके विधायक रहे, मंत्री रहे, उनका टिकट काट दिया, पूरा लखीमपुर साफ हो गया, खाता नहीं खुला।
बाबू खां का टिकट इन्होंने शाहबाद हरदोई में काट दिया, वहां पे बसपा से आए हुए आदमी को टिकट दे दिया, पूरी हरदोई साफ हो गई इनकी। इसी तरीके से सलमान रश्दी का टिकट इन्होंने रुधौली में काट दिया, इनका पूरा फैजाबाद मंडल साफ हो गया, देवी पाटन मंडल साफ हो गया इनका। वहां पे इन्होंने महफूज खां को टिकट दिया ठीक। और उसके बाद काट के यादव को दे दिया। तो देखिए जो जो जनता है वो आपकी सारी गतिविधियों को देख रही है आपकी, और जो आपके नवरत्न है जो आपको कह रहे थे कि मानवर आप कुत्ते के गले में पट्टा बांधोगे, वो भी समाजवादी पार्टी की साइकिल से जीत के विधानसभा में पहुंच जाएगा और 10 मार्च को हम उत्तर प्रदेश की सरकार बना लेंगे। तो अब उनसे नवरत्नों से ये पूछे कि भाई वो कुत्तों के गले में हमने पट्टा तो बांधा था, लेकिन वो तो अंदर घुस ही नहीं पाए, वो तो बाहर भोग रहे हैं। ठीक। तो अब देखिए ये है कि अगर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने सीख ली है और उन्होंने कहा है बहन जी ने कि हमारे जो नेता हमसे दूर चले गए थे उनको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको वापस लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी भी ऐसे ही जिनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जिनके साथ नाइंसाफी की है, जिनके साथ टिकट काटा है, ऐसे लोगों को बात करके बुला करके अगर ये लोग सही रास्ते पे आते हैं तब तो ये 2024 समझे, ठीक, वरना 2024 इनका गया। ठीक है। 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी और उसको ये रोक नहीं पाएंगे, किसी कीमत पे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जो लोग इनको वोट देते हैं उन लोगों का ही ये हेरेसमेंट करते हैं और जो लोग इनको वोट नहीं देते वही इनके चारों तरफ इनको घेरे हैं, वही लोग, वही नवरत्न इनको घेरे हैं। अरे उन नवरत्नों को तुरंत पार्टी से निकालो, क्योंकि तुम 4 चुनाव हार चुके हो उन नवरत्नों के चक्कर में। क्या चक्कर है उन नवरत्नों में, क्या रखा है उनमें? आपके पुराने आदमी जितने आपने टिकट दिए पुराने लोगों को सब जीत के आए, जो 111 जीत के आए हैं वो सब पुराने आदमी जीत के आए हैं, नया कोई जीते नहीं। और जहां जहां इन्होंने पुराने लोगों को टिकट काट दिए वो पूरे जिले साफ हो गए इनके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये सोचे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इसलिए सरकार में आ गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको मजबूत जनता को विकल्प नहीं मिला। जनता को मजबूत अगर विकल्प मिलता और जो लोग जमीन पे काम कर रहे थे उनको वोट देने का मौका मिलता जनता को, तो लड़ाई अच्छी होती। ये लड़ाई एक तरफा हो गई और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीत गई। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बधाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने लोगों को बड़ा ध्यान रखा और जिन्होंने संघर्ष किया उनका समायोजन किया। ठीक है, चलिए। और किसी के साथ कोई बड़बोलापन नहीं हुआ। ठीक है, उस्मानी जी वापस आते हैं। ठीक है, चलिए। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील दुबे जी। सुशील जी, 2024 के लिए क्या समझ आ रहा है जो उत्तर प्रदेश में अब चल रहा है तमाम चीजों के बाद? क्या लग रहा है आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, या विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उसके पहले बजट भी आएगा और बहुत सारे पॉइंट है जिस पर फोकस करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो विपक्ष इसको एक कहना चाहिए कि मुकाबला कर पाएगा? राखी जी, देखिए उन्होंने अपना एजेंडा एकदम क्लियर कर दिया, साफ कर दिया 2024 के लिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उनके लिए कल चले गए अयोध्या, हनुमानगढ़ी दर्शन कराए, राम जी से मिलाए, उन्होंने उनसे कह दिया कि भाई साहब आपकी 24 में भी आप ले आइए हमें, ठीक है। इनका एजेंडा, आपकी जो योगी जी का एजेंडा है बिल्कुल क्लियर है। पिछली बार तरीके से योगी जी पर कोई दबाव नहीं है, न मनोज सिन्हा के नाम का कोई प्रेशर है, न वो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम का कोई भोकाल है, न केशव मौर्य के नाम का कोई वो है कि अभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। साफ मुख्यमंत्री योगी जी हैं। तो जो अभी हफ्ते 10 दिन में जो उनके निर्णय आए हैं वो उसी को दिखा रहे हैं, उसी बात को दिखा रहे हैं। चाहे निर्णय, देखिए उन्होंने फिर वो शुरू कर दिया, वो क्या अरे वो रोमियो जूलियट वाला कोई स्क्वाड है वो फिर शुरू कर दिया। आज सुना है वो 10 दिन के लिए नवरात्र में नॉनवेज की सब हर किसी की दुकानें बंद। तो और वो सबसे बड़ा उनका जो वो आया है निर्णय कि अब चीफ सेक्रेटरी नहीं मंत्री ब्रीफ करेंगे हाउस में, इतनी बड़ी बात है ये।
अभी तक मंत्री पूरे 5 साल मंत्री रह लेते थे, यही नहीं जानते थे उनका ड्राइवर कौन है, उनका गनर कौन है, उनकी दवा की पॉलिसी क्या है। चलिए पिछली बार कितनी बेरोजगारी रही, मारपीट रही है, स्टूडेंट मारे पीटे गए, सब रहा, लेकिन अब की बार योगी जी ने अभी आते ही कह दिया कि 100 दिन की कार्य योजना बनाइए, पुलिस वालों को भर्ती करना है, 10,000 पुलिस वालों को भर्ती करना है इनको। ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर कट है। वो प्रिपेयर्ड है इस बात के लिए। उनको 24 को उनका क्लियर है, उनका नक्शा नजरिया बिल्कुल क्लियर है। और देखिए अभी एक सज्जन अभी अपना दुखड़ा रो रहे थे अखिलेश यादव के लिए, बिल्कुल सही दुखड़ा रो रहे थे अपना। ऐसी स्थिति में कहीं जब कोई सामने विकल्प ही नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, तो 80-72 जीते, 60 जीते, 80 में 80 जीत जाए, एक आध दो उनकी मर्जी पे वो लोग छोड़ दे बीजेपी वाले, अलग बात है। और ना अभी तो कुछ नहीं दिखता है। तो मायावती जी एक पे हैं, एक सीट पे, वही बेचारा अपनी, अगर वो रमाशंकर जी चले जाएंगे तो 0 हो जाएंगी। शिवपाल जी के ऊपर जाल फटा गया, रमाशंकर भी कितनी देर भटकेंगे। तो कांग्रेस के पास है, अब कोई मिरेकल हो जाए, कोई आश्चर्यजनक घटना घट जाए कि पूरा जैसे चुनाव पूरा सपा वर्सेज बीजेपी हो गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 24 का चुनाव, आप लिख लीजिए राखी, इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है 24 का चुनाव कांग्रेस वर्सेज बीजेपी हो जाएगा, सॉरी बीजेपी वर्सेज कांग्रेस हो जाएगा, बीजेपी अपर हैंड होगी। तब भी ये लोग तो बिल्कुल ही एकदम वीर गति को प्राप्त वाली स्थिति आ जाएगी सबकी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ फिलहाल योगी जी का जो दूसरा कार्यकाल है अभी का 20 जो आप लोगों ने नाम दिया है, 100%। और फिर उनके साथ एक चीज और बड़ी बात अच्छी हो गई है, ब्रजेश पाठक ऐसे शानदार डिप्टी सीएम उनको मिल गए हैं जो केवल काम करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, अरविंद शर्मा ऐसे सशक्त अधिकारी मिल गए हैं जिन्होंने पीएमओ का अनुभव जिनको है, जिनको गुजरात का अनुभव है। अब वो यहाँ नगर विकास और ऊर्जा के मंत्री है, किस कदर शानदार तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। शुरुआत की बैटिंग है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी है। ये सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम लोगों को आने वाली। वैसे भी इनके पास प्रॉब्लम इसलिए नहीं रहती है कि वहां पर जो अखिलेश यादव ने कह दिया वो फाइनल, यहाँ पर जो मायावती ने कह दिया वो फाइनल, वहां पर प्रियंका ने जो कह दिया गांधी ने वो फाइनल, वहां पर निषाद राजभर इस टाइप के जो भी लोग हैं, मौर्य वर्ग उन्होंने कह दिया वो फाइनल। यहाँ से पूरी नागपुर से चलते हुए और देवरिया तक और गाजियाबाद तक जो सिस्टम चलता है लोगों का, वो भारी होता है ना, वो बताता है। जो अभी टिकट कटे, जो मंत्री हारे, कब बातें हुई, जो मंत्रिमंडल बना, तमाम सोच विचार की बातें हुई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत अपर हैंड फिलहाल आज की तारीख की, और कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने डे 1 से काम शुरू कर दिया। जैसे गुजरात में चुनाव का काम शुरू कर दिया, यहाँ अभी तक निकाल ही रहे हैं। अखिलेश जी पता नहीं किस गुस्से में सब निकाल ही डाले रहे हैं। वहां पर प्रियंका जी का भी कुछ पता ही नहीं है, लल्लू के बाद सबको शांति व्यवस्था हो गई है। यहाँ मायावती जरूर मुसलमानों को कह रही कि भाई क्या है, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, और फिर लौटाओ, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या वो सब चल रहा है। अब एक अनजाना नाम आकाश आनंद को मतलब बना दिया। अच्छी बात है, भतीजा है, पार्टी की परवरिश पार्टी में रहनी चाहिए, परिवार में रहनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक रूप से आज के धरातल पे बीजेपी बहुत मजबूत है। उनका जो चुनावी जो कार्य है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। और जो योगी जी का कार्यकाल है, ये जो अभी शुरुआत की जिनकी बैठक है, बहुत अच्छी बैठक चल रही। कहीं कोई हम अभी कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, चलिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी जुड़ गए हमारे साथ। अकमल इमाम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जो हम चर्चा कर रहे हैं मिशन 2024 की तैयारी, बहुत छोटा सा सवाल है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में होने के नाते अच्छी सीटें हैं, अच्छा विपक्ष है, कैसे 2024 की क्या प्लानिंग है, कैसे निकाल पाएंगे? देखिए राखी जी, जनता हमारे साथ विधानसभा के चुनाव में भी थी और हमें पूरा विश्वास है जनता हमारे साथ रहेगी। हमें सिर्फ इनके जो कृत्य हैं, जिसके लिए कुख्यात है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनमत को लूटने में, सिर्फ इसको रोकने का प्रयास करना है। हम इनके जनमत को लूटने की स्थिति जो ये लूटते हैं, जो जैसा कह रही है बड़ी मजबूत स्थिति है भाजपा की, निश्चित तौर पे भाजपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन वोटरों के बीच में नहीं है। वो अधिकारियों के बल पे, गुंडों के बल पे, अपराधियों के बल पे ईवीएम को बदलने में माहिर हैं, लोगों को डराने धमकाने में माहिर हैं, और शासन सत्ता में रहते हुए जनता को 5 किलो राशन की घूस देने में माहिर हैं। क्योंकि सब जान रहे हैं
कि वो राइट टू हंगर जो केंद्र सरकार की नीति है उसके लिए है, उसके आधार पे मिड डे मील का पैसा, सारी चीजें ये दिया जा रहा है। लेकिन वो ऐसी स्थिति करके पैदा करके दे करके उसका प्रचार करते हैं ये लोग, और साथ में जो मीडिया के बड़े घराने हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, ये सब निश्चित तौर पे मजबूती है। लेकिन हम धरातल पर रहने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के दिलों पर राज करते हैं, और जनता गुस्से में है क्योंकि उसके जनमत को छीना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ईवीएम बदल करके सरकार बनाई है। तो जनता इस गुस्से में है और 2024 में इसका जवाब देगी, और हम बहुत अच्छी स्थिति में। हम आपको आज से बता दें, कहीं लिख लीजिए कि हम 45 से 50 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, कम से कम सीटें भी बता दी गई हैं। ठीक है, केसी जैन जी अब अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, अभी उस्मानी साहब ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कई सारी बातें, भले ही उन्होंने अपना जो दुख है वो सामने रखा, लेकिन उन्होंने कई सारी चीजें स्पष्ट भी की और एक समीक्षा को वास्तव में समाजवादी पार्टी को स्वयं में करनी चाहिए। वो समीक्षा के रूप में उन्होंने अपनी बात रखी कि कहाँ कहाँ पे पार्टी हारी, किन किन कारणों से हारी, क्या चीजें रही। दूसरी बात ये कि अभी आदरणीय वरिष्ठ विश्लेषक महोदय, पत्रकार महोदय ने जो बातें रखी कि भारतीय जनता पार्टी क्यों अस्वस्थ है अपनी जीत को लेकर के, और उसकी 80 में 80 सीटें आ सकती है उत्तर प्रदेश में, तो इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और इसके पहले हम 75 प्लस सीटें उत्तर प्रदेश में ला चुके, इसके पहले 2014 के इलेक्शन में। तो ऐसे में अगर इस तरीके के समीकरण फिर से बनते हैं, और समीकरण बनते नहीं, समीकरण बनाए जाते हैं, समीकरण बनाए जाते हैं काम के आधार पर, समीकरण बनाए जाते हैं जनता जो आपसे आशा करती है उस आशा को पूर्ण करके। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट की है तो काम के बल पे रिपीट की है, और हम तो लगातार चर्चा करते रहे कि आप काम पे चर्चा करिए, लेकिन ये चुनाव के दरमियान भी कभी जिन्ना का जिन्न ले आए, कभी कुछ ले आए, तमाम सारी बातें होती रही। और आज अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बधाई देते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और कहते हैं कि हाँ हमारी हार हुई, उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इनके जो प्रवक्ता हैं, इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, पैनलिस्ट हैं, वो लगातार एक चीज कहते हैं, जनता के जनमत की लूट। एक बिल्कुल घिसा पिटा डायलॉग इन लोगों ने रट लिया है। आप किसी भी चैनल में डिबेट पे बैठिए, अगर आप 2024 को लेकर चर्चा करें या 2022 के इलेक्शन पे चर्चा करें, जनमत की लूट, जनमत की लूट, जनमत की लूट। अरे जनमत की लूट क्या होती है? और पंजाब में तो हम नहीं जीत गए चुनाव, और इसके पहले वेस्ट बंगाल में चुनाव नहीं जीत गए, वही केंद्र में सरकार हमारी अब यहाँ पर है, वही केंद्र में सरकार वहां के लिए थी। तो देखिए, जनता के जनादेश का जो व्यक्ति, जो लोग सम्मान, जो पार्टी सम्मान करना नहीं जानती है और अपनी कमियों की तरफ जो नहीं आगती है, नहीं जागती है, बिल्कुल उस पार्टी का आप देखिए उत्तर प्रदेश में यही बहन जी, यही मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, और आज वो एक सीट पे सिमट गई, कांग्रेस 2 सीट पे सिमट गई। कभी कांग्रेस ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत देश पे राज किया। तो देखिए, जो जनता की जनभावनाएं हैं, जनता की आपसे जो आशा है, उसके विपरीत अगर आप काम करेंगे, आपके नेता अपनी झोली भरते रहेंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे, तो जनता आपको नकार देगी। और यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार बनी है, जो दुगनी ऊर्जा के साथ में, दुगने जोश के साथ में, और जो नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और केंद्र से माननीय मोदी जी का जो मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, बिल्कुल ये तय है कि 2024 के इलेक्शन में हम लोग 75 प्लस सीटें लेकर के आएंगे, और ऐसे नहीं आएंगे, काम के आधार पर अपने लेकर के आएंगे। तो आप देखिए कि अगर माननीय ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी सीएम बनाया गया तो क्यों बनाया गया? अरे एक एक नेता से आप पूछिए, एक एक कार्यकर्ता से पूछिए, एक एक जनता से पूछिए, लखनऊ की जनता क्या बाहर की जनता से पूछिए, वो जिस तरीके से सहज सुलभ थे और सबके लिए खड़े रहते थे। कोरोना काल में भी जिस प्रकार से उन्होंने राशन वितरण से लेकर के, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जिला जिला दौरा करते रहे, वो लखनऊ नहीं छोड़े, लखनऊ में ब्रजेश पाठक जी लगातार काम करते रहे, उनका उसको पुरस्कार मिला कि उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। तो वैसे ही जो जनता के लिए काम करेगा और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं पे जो खरा उतरेगा,
बिल्कुल जनता उसको शर्माते बैठाएगी। ठीक तो है। पहली बात तो ये विपक्ष के लोग ये कहना छोड़ दें, जनता के जनमत की लूट, जनता के जनमत की लूट, ईवीएम मशीन हैक हो गई, ईवीएम मशीन से घोटाला हो गया। एक तरफ आप कहते हैं कि हम 3 गुना आगे बढ़े हैं, हम 50 के अंदर थे, आज हम जो है 125 के आसपास पहुंच गए। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं जनमत की लूट है। अगर ये जनमत की लूट है तो आप 50 से आप भी 20 पे रह गए होते, 10 पे रह गए होते। ठीक है, चलिए। जैसे बीएसपी 1 पे पहुंच गई, कांग्रेस 2 पे पहुंच गई, सिमट केसी जैन करके, जी। वैसे आपका भी सुपर। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मिशन 2024 का बजट का इंतजार है। बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए हैं जिस पर पूरा बजट हो सकता है। जनता से जुड़ी हुई चीजों का निश्चित तौर पर जिक्र होगा। केंद्र योजनाओं की छाप निश्चित तौर पर जो भी हैं वो कहीं ना कहीं बजट में नजर आ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जैसा कि मजबूती के साथ है वो मजबूती बरकरार रहेगी और आगे आएगी, या फिर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा आगे और बढ़ने में सक्सेस होगी। ये उसी वक्त पे पता चलेगा। फिलहाल तैयारियां दोनों तरफ से जोरों से हैं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।